साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। साथियों, हम संविधान की यात्रा सीरीज के तहत राष्ट्रपति या फिर संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तथा उसी सिलसिले के अंतर्गत हमने राष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी बातें हो सकती है सभी को एक एक करके बहुत अच्छे ढंग से समझा है तथा अध्ययन किया है। आज हमारी बारी है उन जितने भी कंटेंट हमने पढ़ा है उनको एनालिसिस करने का, अपने अंदर की जो ज्ञान है उसको परीक्षण करने का, उसको जांचने का, परखने का कि हमको कितनी चीजें राष्ट्रपति से संबंधित बातें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई है। वो आज हम प्रश्नों के माध्यम से करेंगे जिससे हमको समझ में आएगा कि हम राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी बिंदु हैं उसको कितने अच्छे तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो उन्हीं को हम आज प्रश्नों के माध्यम से लेकर आए हैं। तो सभी प्रश्नों को आप एक एक करके आंसर देते जाइएगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइएगा और उसकी जो एनालिसिस होगी, उसकी जो व्याख्या होगी उसको नोटबुक में नोट करते जाइएगा, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल टीडीएम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए ताकि जो जरूरतमंद लोगों को है, जो इस प्रकार की टॉपिक या फिर इस प्रकार की वीडियो जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि राष्ट्रपति संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। तो इसमें यह पूछा गया है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिक शक्तियां निहित है। आप सभी जानते हैं कि कार्यपालिक शक्तियों का वर्णन कहां से है, 52 से 78, यानी कि कार्यपालिका का सम्मान 52 से 78 तक दिया गया है। उन्हीं में से कार्यपालिक शक्तियां जिसमें हमने देखा था 52 में राष्ट्रपति का पद है तथा 53 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियां, यानी कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किस में निहित होती है, 53 में होती है। इसमें कि क्या दिया है, राष्ट्रपति से संबंधित पद दिया गया है और 53 में क्या दिया है, शक्ति से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं कि शक्ति से संबंधित प्रावधान किस में दिया गया है, शक्ति से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद नंबर 53 में दिया गया है। तो आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमारा जो 52 अनुच्छेद है वो किस बात का उल्लेख करता है, पद का उल्लेख करता है। 53 है वो करता है किसका, शक्तियों का। और 54वां जो अनुच्छेद है वो किसका उल्लेख करता है, निर्वाचक मंडल का। आप सभी जानते हैं कि निर्वाचक मंडल से संबंधित प्रावधान को भी हमने बहुत अच्छे ढंग से समझा है कि कौन कौन से इसके निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है। अगला आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतर तरीके से क्वेश्चन है, उसको आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सुमेलित कीजिए। ये देखिए थोड़ा सा बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। सूची 1 है और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में दिया गया है अनुच्छेद और सूची 2 में दिया गया है उनसे संबंधित प्रावधान। उसके बाद देखिए, मैंने अनुच्छेद नंबर 54 में अभी ही बताया है, फिलहाल ही बताया है कि अनुच्छेद नंबर 54 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि निर्वाचक मंडल कहाँ पर लिखा हुआ है। ए का हो जाएगा हमारा कौन सा, राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव मतलब ए का 4, अभी तक हमने ए का क्या देखा है, 4 देखा है, ठीक है। अनुच्छेद 55 में दिया गया है निर्वाचन की प्रक्रिया यानी कि तरीका। तो बी का क्या दिया गया है, बी का अगर देखें तो बी का 3rd हो रहा है। और अनुच्छेद 56 में लिखा हुआ है, आप सभी जानते हैं कि हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के क्या की कार्यकाल से संबंधित प्रावधान हमको अनुच्छेद 56 में देखने को मिलता है। तो सी का हो रहा है, सी का हो रहा है पहला। और अनुच्छेद 59 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति से संबंधित शर्तें, मतलब डी का क्या हो गया, डी का हो गया 2। तो यहाँ पर देखना है ए का 4, बी का 3। ए का 4 किस में है, बी का 3 किस में है, सी का 1 किस में है और डी का 2 किस में है। तो हमारा पहला ही वाला ऑप्शन में हमको देखने को मिलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि
जो सुमेलित कीजिए, इस टाइप से प्रश्न जो है आप लोगों को कभी कभार देखने को मिलता है और आजकल इसी टाइप के ट्रेंड में प्रश्न आ रहे हैं। तो आप लोग इसको भी नोट करते जाइएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है संविधान से संबंधित, क्योंकि संविधान के क्वेश्चन को बनाने के लिए उसकी एक एक कीवर्ड को जब तक आप ध्यान नहीं दोगे तब तक आपका संविधान से संबंधित क्वेश्चन जो है सही होने की प्रायोरिटी बहुत कम होती है। इसलिए आप लोग को बहुत कॉन्सेप्ट के साथ, ध्यान के साथ नोट करते हुए जाना है। तो देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का दिया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति क्या है। देखिए, चुनाव की पद्धति यानी कि प्रोसेस पूछा है। प्रोसेस, चुनाव की पद्धति यानी प्रोसेस भी हो सकता है। देखिए, मैंने बताया अनुच्छेद नंबर 54 में दिया है निर्वाचक मंडल, और अनुच्छेद नंबर 55 में दिया है कि निर्वाचन किस तरीके से होता है। देखिए क्या पूछा है, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति क्या है। ठीक है, पहला दिया है एक व्यक्ति एक मत। हमने कहीं पर भी चुनाव पद्धति में ये नहीं देखा है कि एक पद्धति या फिर एक मत, ये तो गलत हो रहा है। दूसरा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन। हमने राष्ट्रपति का जब चुनाव देख रहा था, प्रोसेस देख रहा था, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। कौन सा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। लिस्ट सिस्टम, कहीं पर भी हमने लिस्ट सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ा है। हमने ये सुना है कि प्रिफरेंशियल वोटिंग सिस्टम के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यानी कि पीवीएस के माध्यम से होता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होता है। तो हमने एक देखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में क्या देखे हैं, समानुपातिक एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो हमने देखा है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, समान आनुपातिक एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति के माध्यम से चुनाव होता है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है बहुत सही बैठ रहा है, इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति क्या है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये तो था आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन क्या है। पहली बात तो असत्य को अंडरलाइन कर देते हैं, क्योंकि सत्य और असत्य में हम लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर ये दोनों चीज़ों को अच्छी ढंग से नहीं समझते हैं तो हमका प्रश्न सही बनने का जो है बहुत कम हो जाता है और प्रश्न को हम लोग गलत करके आ जाते हैं। तो देखते हैं कि संविधान के भाग 5 में 52 से लेकर 78 तक संघ की विधायी कक्ष से संबंधित उल्लेख किया गया है। पहला प्रश्न ऑप्शन बोलता है। सेकंड कंटेंट क्या बोलता है, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। अब देखो ये सत्य कथन है, हमको पूछा क्या है, असत्य कथन पूछे। उसे जन्मजात भारत का नागरिक होना, जन्मजात नहीं है, सिर्फ भारत का अगर कोई व्यक्ति नागरिक है तो क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। अब जन्मजात भारत का नागरिक होना चाहिए, ये देखो क्या है, गलत है। और 52 से लेकर 78 तो किसका, विधायिका के बारे में नहीं बल्कि किसके बारे में, कार्यपालिका के बारे में हमको देखने को मिलता है। आप सभी जानते हैं 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है, जबकि विधायिका के बारे में तो 79 से 122 तक, विधायिका के बारे में 79 से 122 तक देखने को मिलता है, जिसे हम लोग पार्लियामेंट या संसद के नाम से जानते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन भी क्या है, गलत है, और थर्ड ऑप्शन भी गलत है। तो हमको पूछा क्या है, असत्य पूछा है, तो हमको देखना है कि फर्स्ट और थर्ड वाला जिसमें भी होगा वो ऑप्शन हमारा सही होगा। फर्स्ट और थर्ड हमारा किस में है, सी नंबर के ऑप्शन में, इसलिए हमारा सी नंबर का ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर होगा। ये तो था आपका निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को पहचानिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिए इस चीज को कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं। पहला चीज देखते हैं कि राष्ट्रपति के क्या पूछा है, निर्वाचक मंडल। पहली बात तो निर्वाचक मंडल से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद नंबर 54 में देखने को मिलता है, जिसमें क्या क्या, लोकसभा प्लस राज्यसभा, उसके बाद सभी राज्यों की विधानसभा, और कौन कौन से, दिल्ली प्लस पुडुचेरा, इन सभी जगहों के कौन, इलेक्टेड मेंबर, यानी कि कौन से, निर्वाचित
इन सभी के जो है निर्वाचित मेंबर क्या होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कौन कौन से, लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इनका उल्लेख 70वां संविधान संशोधन किस में, 1992 के तहत क्या होता है, 1992 के तहत दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति की जो चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया गया है। तो हमने समझा कि निर्वाचक मंडल से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद नंबर 54 में है, जिसमें ये लिखा है कि लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दूसरा लिखा हुआ है सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जिसे 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या हुआ है, दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई है। तो हमारा कौन कौन सा है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। पहला क्या पूछा है, निर्वाचक मंडल के सदस्य, ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या पूछा है, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। देखिए राज्य विधानमंडल में दो सदन कौन कौन से हैं, विधानसभा और विधान परिषद, और विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए दोनों सदन दिया है, इसी कारण ये ऑप्शन हमारा गलत हो रहा है। सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, तो तीसरा भी सही है। दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित, चौथा ऑप्शन भी हमारा सही है। तो पहला, थर्ड और फोर्थ जिसमें भी होगा वो ऑप्शन हमारा सही होगा। पहला, थर्ड और यानी कि हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, हमारा डी ऑप्शन बहुत सही है। तो ये तो था राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित बातें, जिससे आप लोग नोट कीजिए ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर तरीके से क्लियर रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, कथन और कारण वाला प्रश्न जो हमेशा देखने को मिलता है आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में, क्या पूछा जा रहा है, कूट से संबंधित या फिर कथन कारण से संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो आप लोग इसे भी देखिएगा। पहला क्या दिया है, कथन आर में क्या दिया है, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, ये क्या है, एक कारण आर है। पहला कथन दिया है, भारत का राष्ट्रपति परोक्ष, परोक्ष यानी कि इनडायरेक्टली निर्वाचित होता है, बिल्कुल सही। भारत का राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचित होता है, कहीं पर भी मनोनीत नहीं होता है, बिल्कुल सही। कथन कारण आर दिया है, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, उपर्युक्त कथन में से सही उत्तर चुनिए। हमको पूछा क्या है, सही उत्तर चुनना है। तो ए सही है किंतु आर गलत है, ए सही है किंतु आर गलत है। अब दूसरा क्या लिखा है, ए गलत है किंतु आर सही है। सी ऑप्शन लिखा हुआ है, ए और आर दोनों सही है तथा ए का सही स्पष्टीकरण कौन सा है, ए है। ए और आर दोनों सही है तथा ए का सही स्पष्टीकरण आर है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। अब देखिए और क्या लिखा है, ए और आर दोनों सही है तथा ए का सही स्पष्ट आर नहीं है। तो देखिए पहला तो सही है, बिल्कुल सही है, ए सही है किंतु आर गलत है, आर गलत है, ए गलत है किंतु आर गलत। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है। और भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचित होता है, और कौन सा होता है, इनडायरेक्टली होता है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्टली को अप्रत्यक्ष होता है, इसलिए क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न क्या बोलता है, भारत के राष्ट्रपति की शपथ का संबंध किससे है। देखिए पहली बात तो शपथ से संबंधित प्रश्न कितने, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है। और शपथ कौन दिलाता है इसको, CJI यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और शपथ किसका लेता है, संविधान के संरक्षण, संविधान के संरक्षण किसका लेता है, संविधान के संरक्षण, और किसका लेता है, परिरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण, प्रतिरक्षण। मतलब भारत का राष्ट्रपति तीन चीजों का शपथ लेता है, पहला संविधान के संरक्षण, दूसरा संविधान के प्रतिरक्षण, और तीसरा संविधान के परिरक्षण का शपथ लेता है। और राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित प्रश्न पूछा है, कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो यहाँ तो ऑप्शन नंबर हमारा 60 सही होता है। अनुच्छेद 59 में क्या लिखा है, राष्ट्रपति की शर्तें से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को हटाने, उनके पद से हटाने की प्रक्रिया जिसे महाभियोग कहते हैं, उसके बारे में उल्लेख है। और अनुच्छेद 62 में लिखा हुआ है रिक्त पद की पूर्ति। हमारा ऑप्शन कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 60 यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है,
अगला प्रश्न क्या लिखा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। देखिए महाभियोग पूछा है तो अनुच्छेद नंबर 61, अनुच्छेद नंबर 61 में राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। यह भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। लेकिन देखो एक चीज और, अगर आप लोगों से प्रश्न घुमाकर पूछे और पूछे कि राष्ट्रपति को पद से समय से पहले भी हटाया जा सकता है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के 56 में लिखा हुआ है। तो राष्ट्रपति को पद से समय से पहले भी हटाया जा सकता है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में देखने को मिलता है। तो अगर प्रश्न पूछे हटाने की प्रक्रिया पूछे तो 61, और हटाया जा सकता है ऐसा पूछे तो अनुच्छेद नंबर 56 आपको मानना है। तो अनुच्छेद नंबर 61 इज आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। और अनुच्छेद 54 आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि निर्वाचक मंडल से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद नंबर 54 में देखने को मिलता है। हाँ, तो हमको पूछा क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 61। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। तो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया पूछे तो मैंने राष्ट्रपति वाला जो महाभियोग वाला पार्ट पढ़ा रहा था या फिर चैप्टर पढ़ा रहा था, तो उसमें ये लिखा था कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो कौन सी प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक, अर्ध न्यायिक। और मैं महाभियोग के बारे में बताया था कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्य यदि प्रस्ताव लाते हैं तो राष्ट्रपति पर क्या होता है, प्रस्ताव लाने के लिए 1/4, वो भी क्या, कुल सदस्य संख्या का कौन सा 1/4, और प्रस्ताव पारित होने के लिए 2/3, वो भी कौन, कुल सदस्य संख्या का। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है ताकि वो अपना बचाव पक्ष उतने दिनों में रख सके। उसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा लिए गए जितने भी निर्णय क्या होते हैं, सभी वैध होते हैं। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान वेतन, भत्ते तथा शक्तियों में भी कटौती नहीं की जा सकती। तो ये था महाभियोग, इसको मैंने बहुत अच्छे ढंग से महाभियोग वाले चैप्टर में पढ़ा दिया है। तो हमारा आंसर क्या है, इसमें पूछा है कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है, राष्ट्रपति की आपात शक्तियों से संबंधित में त्रुटिपूर्ण कथन को इंगित कीजिए। यानी कि पूछा क्या है, असत्य कथन को पूछ रहा है। क्लियर रूप से समझना है, असत्य कथन को पूछ रहा है। तो देखिए इसमें क्या होता है, आपात शक्तियों की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद नंबर की कौन कौन से 52, 56 और 60 में राष्ट्रपति की आपात शक्तियों से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है। कौन कौन सा, 52, 56 और 60। 52 में लिखा है नेशनल इमरजेंसी, और इसमें कौन सा लिखा हुआ है, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंटियल रूल बोलते हैं जिसको, और इसमें लिखा है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। अब देखते हैं कि क्या पूछा या क्या चुका है प्रश्न में। त्रुटिपूर्ण कथन को, आपातकालीन शक्तियों से संबंध हमको असत्य कथन को छांटना है। लिखा है अनुच्छेद 352 के अधीन कोई, अनुच्छेद 352 के अधीन, अब देखिए इसमें देखते हैं 352 के अधीन क्या पूछा है, 352 के अधीन कोई आपात उद्घोषणा राष्ट्रपति तब तक नहीं करेगा जब तक संघ की मंत्रिपरिषद उसे ऐसी उद्घोषणा के लिए लिखित में संशोधित नहीं करे। देखिए 352 की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या लिखा है, नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। पहली बात तो किसकी सलाह से करता है, मंत्रिमंडल, किसकी सलाह से, मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। तो इसमें क्या पूछा है, अनुच्छेद 352 के अधीन कोई आपात उद्घोषणा राष्ट्रपति तब तक नहीं करेगा जब तक संघ की मंत्रिपरिषद, देखिए इसमें लिखा क्या चुका है, मंत्रिपरिषद ऐसी उद्घोषणाओं के लिए लिखित में संशोधित न करे। तो मंत्रिपरिषद लिखा है और हमको क्या लिखा है, त्रुटिपूर्ण कथन छांटना है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, मंत्रिपरिषद लिखा है, इसलिए ऑप्शन हमारा गलत हुआ है अभी तक, ये ऑप्शन गलत, और हमको गलत छांटना है तो ये ऑप्शन हमारा अभी तक के लिए सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा को न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। सी ऑप्शन क्या है, अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। बिल्कुल सही है, जिसको प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अनुच्छेद है 356। और किसकी सलाह से करता है, राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति घोषणा करता है। और वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में एक भी बार जारी नहीं किया है। तो हमको असत्य कथन पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है, अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में
राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होगा? क्या पूछा है? मतदान के लिए राज्य का मुख्यमंत्री कब पात्र नहीं होगा? हमने देखा है कि जब निर्वाचक मंडल होता है उसमें लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य यानी कि संसद के इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं और सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और तीसरा हमने देखा है दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य कहीं पर भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। क्लियर रूप से हमने अनुच्छेद नंबर 55 में समझा है। तो वह स्वयं का प्रत्याशी, अगर वो स्वयं प्रत्याशी है तो बिल्कुल वो क्या करेगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में क्या करेगा, चुनाव में भाग लेता है, यानी कि वोट देगा। उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना हो, अगर वह निचले बहुमत सिद्ध करना हो तब भी वह राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करता है, वोट देता है। वो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन मतलब क्या पूछा है, विधान परिषद। और केंद्र में अगर मैं उच्च सदन की बात करूं तो राज्यसभा की बात की जाती है। और इसमें क्या है, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन की क्या करता है, उच्च सदन क्या होता है, विधान परिषद होता है। और इसका अनुच्छेद नंबर कौन सा है, 169। और 170 में किसकी बात है, विधानसभा की बात है। आप सभी जानते हैं क्योंकि उच्च सदन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते और उच्च सदन क्या होता है, राज्य में विधान परिषद होता है, तो क्या नहीं होता, वोट नहीं देता। यदि वह काम चलाऊ के रूप में मुख्यमंत्री हो तब भी वो क्या करता है, वोट देता है। तो मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता, मतलब कब वोट नहीं देगा ये प्रश्न पूछ रहा है। इसलिए जब वह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन का सदस्य होगा तो वह क्या नहीं होगा, वोट नहीं डालेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो विवाद को सौंपा जाता है। क्या पूछ रहा है, हमको ये पूछा जा रहा है कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा कौन करता है। पहली बात तो हम जानते हैं कि यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। और इसका अनुच्छेद लिखा हुआ है 71 में, आप सभी जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, भारत का, और निपटारा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। पहला ऑप्शन क्या है, भारत के महान्यायवादी, जो कि बिल्कुल गलत है। संसद, जो कि बिल्कुल गलत है। भारत के उच्चतम न्यायालय, यानी कि क्या पूछा है, सर्वोच्च न्यायालय पूछा है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही है। और चुनाव आयोग भी क्या नहीं करता, उनके चुनाव की या फिर विवाद का निपटारा नहीं कर सकता। भले चुनाव कौन करवाता है, केंद्रीय चुनाव आयोग करवाता है, जिसका उल्लेख है 324 अनुच्छेद नंबर। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है, इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से संविधान में हमको अनुच्छेद नंबर 71 में देखने को मिलता है। तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में, अच्छा वही प्रश्न आ गया क्या डबल। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए कौन आहूत, इसमें आहत लिखा हुआ है, आहूत है, ठीक है, आप लोग उसको करेक्शन कर लेंगे। संसद के प्रत्येक सदन, देखिए क्या पूछा है, संसद के प्रत्येक सदन, संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। पहला कौन सा, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन आहूत करता है, देखिए प्रत्येक सदन को आहूत, संसद सत्र आहूत करने की शक्ति जिसको बोलते हैं, संसद सत्र आहूत करने की शक्ति 85 में लिखा हुआ है। और 86 में क्या हुआ है, अभिभाषण लिखा है। और 86 में लिखा है विशेष अभिभाषण। देखिए आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, पहली बात तो आहूत कौन करता है, भारत का प्रेसिडेंट करता है। और प्रेसिडेंट क्या करता है, 3 चीज करता है, क्या करता है, आहूत करता है, सत्रावसान करता है, सत्रावसान मतलब समाप्त करना, और किसी भी समय क्या कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। देखिए 85 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, पहली बात तो संसद सत्र को आहूत करता है यानी कि बुलाता है, संसद सत्र का सत्रावसान कर सकता है यानी कि समाप्त कर सकता है, तथा लोकसभा को किसी भी समय भंग कर सकता है। इस बात का उल्लेख इसमें आर्टिकल नंबर 85 में लिखा हुआ है। तो देखिए भारत का राष्ट्रपति जो है क्या करता है, संसद के सत्र को आहूत करता है। तो हम आहूत पूछा है तो क्या है, पहला ऑप्शन हमारा राष्ट्रपति सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या समय, पहली बात तो आर्टिकल अनुच्छेद यानी कि 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है। इसके तहत राष्ट्रपति 5 प्रकार से क्षमा करता है। पहला क्या कर सकता है, पहला क्षमा कर सकता है, दूसरा क्या कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, तीसरा क्या कर सकता है, परिहार कर सकता है, और चौथा क्या कर सकता है, प्रविलंबन, और पांचवा क्या कर सकता है,
विराम कर सकता है। तो हमने देखा स्पष्ट रूप से कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति का प्रावधान हमको देखने को मिलता है, जिसके तहत राष्ट्रपति पहली बात तो क्या कर सकता, क्षमा कर सकता है, दूसरा लघुकरण करता है, तीसरा परिहार करता है, चौथा प्रविलंबन करता है और पांचवा विराम कर सकता है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। हमने अभी पढ़ा कि क्या क्या करते हैं राष्ट्रपति, क्षमा कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, लघुकरण कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, परिहार करते हैं, बिल्कुल सही है, विराम भी करते हैं और प्रविलंब भी करते हैं। मतलब हमारा पांचों का पांचों ऑप्शन सही है और पांचों ऑप्शन जिसमें भी होगा वही हमारा करेक्ट आंसर, 1 2 3 4 और 5, तो हमारा आंसर डी नंबर का आंसर हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो क्लियर है यहाँ तक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है राष्ट्रपति की वीटो पावर से संबंधित सुमेलित कीजिए। इस टाइप का प्रश्न आप लोग को हमेशा देखने को मिलेगा, कूट में देखने को मिलेगा या फिर सुमेलित कीजिए, सूची ए को 2 से मिलान कीजिए, इस टाइप से प्रश्न ज्यादातर देखने को मिल रहा है। पहला चीज देखिए, पॉकेट वीटो पावर क्या होता है। पॉकेट वीटो पावर को हमने पहले ही देखा है कि इसके तहत राष्ट्रपति ना तो विधेयक को अनुमति देते हैं, यानी कि ना तो अनुमति देते हैं ना तो उसको मना करते हैं, मतलब अपने पास रख लेते हैं। तो वो होता है क्या, वो होता है पॉकेट वीटो पावर, जिसका पहली बार प्रयोग 1986 में ज्ञानी जेल सिंह ने डाकघर संशोधन विधेयक पर किया है। तो ये था पॉकेट वीटो पावर। और अगला हमारा क्या है, निलंबनकारी वीटो पावर। निलंबनकारी वीटो, अब निलंबन का मतलब क्या होता है, विधायिका द्वारा साधारण बहुमत को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो पहला का क्या होता है, थर्ड होता है। और पॉकेट का क्या होता है, कोई निर्णय नहीं लेते हैं, ठीक है, कोई निर्णय नहीं लेते हैं। और अत्यंतिक वीटो पावर का मतलब क्या होता है, देखो ए का क्या हो गया, 3 हो गया, ए का 3 हो गया और बी का क्या होगा, 4 हो गया। और सी का क्या होगा, सी का होता है पहला, मतलब विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना, अत्यंतिक वीटो पावर के अंतर्गत आता है। और विशेष वीटो पावर के अंतर्गत आता है उच्च विधायिका द्वारा उच्च बहुमत निरस्त की जा सकती है। ये विशेषित वीटो पावर कहाँ पर है, यूएसए में है साथियों, ठीक है। तो अपना क्या होता है, ए का कौन सा है, थर्ड है, ए का थर्ड, मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। आप लोग समझ में आ रहा होगा कि सुमेलित कीजिए, इस टाइप से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलता है। निलंबन कार्य में क्या करते हैं, निरस्त करते हैं। और पॉकेट वीटो पावर में आप जानते हैं कि ना तो विधेयक को अनुमति देते हैं और ना तो विधेयक को मना करते हैं। ये तो था सुमेलित कीजिए इस टाइप से प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 16वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है। देखिए इसमें असुमेलित है पूछा है, हमको पूछा क्या चुका है, असुमेलित। लघुकरण में क्या होता है, सजा की प्रकृति को बदल देते हैं, बिल्कुल सही है। लघुकरण में क्या होता है, सजा की प्रकृति को चेंज कर देते हैं। यदि किसी को मृत्युदंड का सजा मिला है, अगर किसी को मृत्युदंड का मिला है तो उसको क्या कर सकते हैं, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास का सजा दे सकते हैं। ये तो पहला लघुकरण के अंतर्गत होता है। दूसरा परिहार के तहत क्या होता है, परिहार के तहत होता है कि सजा की क्या कर देते हैं, अवधि को कम कर देते हैं, प्रकृति को चेंज नहीं कर देते। यदि किसी को कठोर कारावास मिला है 5 साल का, तो कठोर कारावास में ही रहेगा, लेकिन उसकी अवधि को 4 साल या फिर 4.5 कर सकते हैं। लेकिन विशेष परिस्थितियों में सजा को कम करना क्या कहलाता है, विराम कहलाता है। तो हमारा ए ऑप्शन अभी तक गलत है। और क्षमा में किसी भी सजा को पूर्णतः माफ कर दे सकते हैं। और प्रविलंबन में कुछ समय के लिए सजा को टाल दे सकते हैं। जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट जब तक वो डिलीवरी नहीं होती उस समय तक के लिए उसकी सजा को टाल दिए रहते हैं, उसको कहा जाता है प्रविलंबन। तो हमारा परिहार वाला ऑप्शन क्या होता है, बी जो है असुमेलित है, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। अगला ऑप्शन, अगला प्रश्न देखते हैं 17वां नंबर का। 17वां नंबर का प्रश्न है, ये भी देखो कूट जैसे में ही दिया है। प्रश्न क्या पूछा है, भारत के राष्ट्रपति को वीटो शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए वीटो शक्ति, वीटो पावर, ठीक है, उसके बाद इधर राष्ट्रपति दिया, निलंबनकारी वीटो पावर, अत्यंतिक वीटो पावर, उसके बाद पॉकेट वीटो पावर। आप पॉकेट वीटो पावर को जानते हैं अच्छी तरह से, जिसका प्रयोग 1986 में ज्ञानी जेल सिंह ने डाकघर संशोधन विधेयक पर किया है। किस पर, डाकघर संशोधन, डाकघर संशोधन विधेयक पर क्या किए हैं, डाकघर संशोधन विधेयक पर इसका प्रयोग किए हैं। तो देखो थर्ड का तो क्या है, बिल्कुल सही है, थर्ड का क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद निलंबनकारी वीटो पावर का प्रयोग राजेंद्र प्रसाद, निलंबनकारी वीटो का पावर का प्रयोग राजेंद्र प्रसाद नहीं किए। जबकि अत्यंतिक वीटो पावर, अत्यंतिक वीटो पावर क्या होता है,
एक संसद के वेतन भत्तों से संबंधित एक विधेयक था जिसका प्रयोग कौन किया है? डॉक्टर वेंकटरमन ने किया है। तो सुमेलित कीजिए करके ऑप्शन है, तो 2 और 3 ऑप्शन हमारा सही है। 2 और 3 जिसमें भी होगा वो हमारा सही होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। तो प्रश्न नंबर 17 का आंसर कौन सा है? बी है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा के लिख लीजिए, स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, अत्यांतिक वीटो शक्ति का प्रयोग संसद द्वारा पारित विधेयक, एक गैर सरकारी विधेयक या निजी विधेयक के बाद तक किया जाता है। देखिए उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, राष्ट्रपति द्वारा धन विधेयक के संबंध में निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए इस चीज को अच्छे से समझिए, नोट करते जाइए। पहली बात तो क्या पूछा है, संसद द्वारा पारित गैर सरकारी विधेयक या निजी विधेयक। पहली बात तो विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, संसद पर विधेयक रखने के आधार पर विधेयक 2 प्रकार के। विधेयक कितने प्रकार के? 2। पहला कौन सा? गैर सरकारी, और दूसरा होता है सरकारी। दूसरा कौन सा होता है? सरकारी। देखिए गैर सरकारी विधेयक वो विधेयक होते हैं जिसको मंत्रियों के अलावा कौन रखते हैं? सांसद लोग रखते हैं। जिस विधेयक को कौन रखते हैं? सांसद लोग रखते हैं, उसको कहा जाता है गैर सरकारी या फिर निजी विधेयक। और सरकारी विधेयक उसको कहा जाता है जिस विधेयक को कौन रखते हैं? मंत्री लोग रखते हैं, उस प्रकार के विधेयक को कहा जाता है सरकारी विधेयक। तो ये समझ में आ गया होगा। तो विधेयक को तब किया जाता है, पहला है। दूसरा क्या पूछा है हमारा? दूसरा कंटेंट क्या पूछा है, राष्ट्रपति द्वारा धन। पहली बात तो धन विधेयक से संबंधित प्रावधान को लिखा हुआ है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति से ही कहाँ रखा जाता है? लोकसभा में रखा जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 109 में दिया गया है। और 110 में क्या लिखा है? धन विधेयक की परिभाषा लिखा हुआ है। तो 109 में ये लिखा हुआ है कि धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है, इसीलिए राष्ट्रपति उस पर कोई भी वीटो पावर या फिर पुनर्विचार के लिए धन विधेयक को नहीं भेज सकता। तो निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि अनुच्छेद नंबर 109 में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। और हमको पूछा है सत्य को छांटिए, तो सत्य को सेकंड नंबर तो हमारा असत्य है, और दूसरा बिल्कुल सही है कि अत्यांतिक वीटो शक्ति का प्रयोग संसद द्वारा पारित विधेयक, एक गैर सरकारी विधेयक या निजी विधेयक हो तब किया जाता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली बात तो राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध अनुच्छेद नंबर 52 यानी कि 352 में देखने को मिलता है। और राष्ट्रीय आपातकाल को मंत्रिमंडल की सलाह से कौन लिखित जब होता है, सूचना देता है, तो कौन करता है घोषणा? राष्ट्रपति घोषणा करता है। पहला लिखा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण देश पर लागू की जाती है। देखिए इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि पहले राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लगा है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। कब कब लगा है? 1962, 1971 और 1975 में लगा है। 1962 में कब भारत और चीन का युद्ध होता है, और ये भारत और पाक का युद्ध, और एक इसमें भी क्या होता है, आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में लगाया गया है। ठीक है, तो ये तो था 3 बार लगा है राष्ट्रीय आपातकाल। अब देखिए पहले क्या होता था, संपूर्ण देश में लगाया जाता था, लेकिन अब क्या होता है, किसी आंशिक हिस्से में भी लगाया जा सकता है। तो विचार कीजिए, बोलता है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अब हमको सत्य कथन छांटना है, तो इसमें नहीं दी जा सकती बोल रहा है, तो ये कौन सा है? असत्य है। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल संपूर्ण देश पर लागू होती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसमें क्या पूछा? नहीं दी जा सकती पूछा है, लेकिन क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल को क्या होता है, अदालत में चुनौती, अदालत में यानी कि न्यायालय, क्या है, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। चुनौती दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती पूछा है, और तो हमको क्या है, अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो राष्ट्रीय आपातकाल को उद्घोषणा को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों ही गलत है। हमको क्या है, सत्य कथन छांटना है।
सत्य कथन पूछना है तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सॉरी पूरा कंप्लीट हो गया साथियों। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को एक एक करके उसको उसका व्याख्या के साथ हमने प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो इसी प्रकार हम आगे की वीडियो में अगला हम रखेंगे, जब भी जो भी टॉपिक होगा, जिस भी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे उससे संबंधित प्रश्न टॉपिक कंप्लीट होते ही उसको हम इसी प्रकार से एनालिसिस करते हुए चलेंगे, ताकि हमारी जो तैयारी का जायजा होते रहे कि हमारा तैयारी किस स्तर तक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि आप लोगों का कितना कितना आंसर सही हुआ और कौन सा आंसर में आप लोग गलत किए या फिर कौन सा आंसर आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आया। तो थैंक यू, आप सभी लोग इतना देर तक मेरे साथ बने रहिए, इसके लिए आप लोगों का शुक्रिया। इसी तरह हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लिंक को शेयर कीजिए, ताकि नए नए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयार करने वाले लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।